हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लॉक के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, क्या डिफ़िकल्टी होती है। एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द क्लॉक स्क्यू इशू कि क्लॉक स्क्यू इशू क्या है, कैसे उसको हैंडल करना है। इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछली क्लास में। लेट अस मूव अहेड एंड डिस्कस सम अदर aspects of clock skew and what are the sources that are involved behind the clock skew. ठीक है। So while in principle designers could tabulate clock skew budgets between physical clocks at every pair of clocked elements on the chip, the table would be unreasonably large and unavoidably. ऐसा नहीं है कि डिजाइन करते समय हम लोग क्लॉक स्क्यू बजट जो है वो टेबुलेट नहीं कर सकते, बिल्कुल किया जा सकता है उसको टेबुलेट, बट वो जो है वो अननेसेसरली क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा और उसका जो कहना चाहिए इम्पैक्ट है वो उतना नहीं रहेगा। ठीक है। Instead, they group physical clocks into clock domains and use a single skew budget to describe the entire domain. इसलिए जनरल प्रैक्टिस ये है कि फिजिकल क्लॉक को हैंडल करने के बजाय क्लॉक डोमेन में एक सिंगल स्क्यू बजट बनाया जाता है जिसमें डिस्क्राइब किया जो जो पूरे के पूरे एंटायर कहना चाहिए क्लॉक डोमेन को डिस्क्राइब करता है। अब इसको कैसे क्या है ये इसको समझना है। ठीक है, ये इस लाइन की मीनिंग क्या है। You could define two latches to be in a local clock domain if their physical distance is no more than 500 micrometer. अब ये एक एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया जा रहा है कि जैसे दो लैच आपने डिजाइन किए, सपोज दो डी लैच आपने डिजाइन किए। ठीक है, तो वो लोकल क्लॉक डोमेन में आएंगे अगर उनके बीच की फिजिकल डिस्टेंसिंग 500 माइक्रोमीटर से ज्यादा नहीं है तो दिस इज द डेफिनेशन कि अगर 500 माइक्रोमीटर के अंदर वो दोनों की पोजीशनिंग है उन दोनों लेचेस की, तब आप बोलेंगे कि वो दोनों किस में आते हैं, लोकल क्लॉक डोमेन में आते हैं। इसका ये मतलब है कि हम उनके लिए जब डिजाइन करेंगे क्लॉकिंग सिस्टम को या क्लॉक बजट को जब बनाएंगे तो हम उसको कंसिडर करके चलेंगे कि ये लोकल क्लॉक डोमेन में है। इसका मतलब क्या है, देन यू कुड जस्ट डिफाइन लोकल एंड ग्लोबल स्क्यूज with the local skew being smaller than the global skew. अब हमको पता चल गया कि इसकी डिस्टेंसिंग कितनी है, उसके अकॉर्डिंग हम डिफाइन करेंगे कि लोकल स्क्यू क्या होगा और ग्लोबल स्क्यू क्या है। स्क्यू तो हम लोग समझ चुके हैं, मिसमैचिंग बिटवीन द क्लॉक्स इज नथिंग बट द स्क्यू। तो अब लोकल है कि ग्लोबल है ये हमको डिफाइन करना है, वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर। इफ द क्लॉक पीरियड इज लॉन्ग कंपेयर टू द मैक्सिमम स्क्यू, you can define only a single global skew budget and pessimistically assume all clocked elements might see this worst case skew. ठीक है, अगर आपका जो क्लॉक पीरियड है, जो मान लीजिए आपका 5 माइक्रोसेकंड आपका क्लॉक पीरियड है, वो लॉन्ग टाइम ले रहा है आपके मैक्सिमम स्क्यू से, मतलब आपने डिसाइड कर लिया था कि भाई इतना इतनी देर तक की मुझे मैक्सिमम जो है मेरा जो स्क्यू है वो मुझे फील होगा, बट या आएगा, एक्चुअली फील क्या होगा, सिस्टम में आएगा। तो उससे भी ज्यादा अगर आपका क्लॉक पीरियड जो है वो टाइम ले रहा है, तब आप बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा जो एंटायर आपका सर्किट है वो इसके लिए ग्लोबल स्क्यू बजट का काम करेगा। अब इसका क्या मतलब है बोलने का, लेट अस अज्यूम कि यू आर टेकिंग द स्क्यू एज 5 माइक्रोसेकंड। ओके, नाउ योर क्लॉक इज taking a time as 5.1 माइक्रोसेकंड। तो आप क्या मान के चलेंगे कि ये जो 5.1 माइक्रोसेकंड है, ये जो डिले आ रहा है आपके सिस्टम में, वो जो क्लॉकिंग डिले जो आ रहा है वो पूरे के पूरे इंटायर आप डोमेन के लिए लेके चलेंगे, इसलिए वो ग्लोबल होगा। ठीक है, इसलिए बोला गया है पेसिमिस्टिकली अज्यूम ऑल क्लॉक्ड एलिमेंट्स माइट सी दिस वर्स्ट केस स्क्यू। ऐसा आप अज्यूम करके चलिए। ठीक है, कि 5.1 माइक्रोसेकंड का डिलेड जो है रिस्पांस आपको मिलने वाला है। ठीक, तो इस तरीके से डिजाइनिंग करते समय ध्यान में रखना पड़ता है कि आप जब क्लॉक बजट सेट कर रहे हैं तो किस तरीके से आप उसको डिफाइन कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं। क्लॉक स्क्यू सोर्सेस कैन बी क्लासिफाइड एज सिस्टमैटिक, रैंडम, ड्रिफ्ट एंड जिटर। इतने तरीके के हो सकते हैं। अब ये फिगर है लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको दिख रहा है, these sources in a simple clock distribution network यहाँ पे शो किया गया है। The global clock is distributed along wires to two gators। ये है आपका ग्लोबल क्लॉक, जी क्लॉक, ये जो दो गेट हैं
ये गेट और ये गेट, इसके अक्रॉस जो है वो ग्लोबल क्लॉक को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। वन वायर इज 3 mm while the other is 3.1 mm। एक को ये वायर जो है 3 mm का वायर है और ये वायर कितना है 3.1 mm का वायर है। The gators are nominally identical, but one drives a lumped load of 1.3 picofarad while the other drives a load of 0.8 picofarad। अब आप देखो यहाँ पे 1.3 picofarad का कैपेसिटर कनेक्टेड है जो लोड के जैसे एक्ट कर रहा है इस पर्टिकुलर गेट के लिए यूजिंग द रजिस्टर थ्रू द रजिस्टर ऑफ कोर्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.4 के पिकोफेरेड के दो कैपेसिटर कनेक्टेड है, क्योंकि वो पैरेलल में है तो सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे, तो मतलब 0.8 पिकोफेरेड का आपका कहना चाहिए लोड यहाँ पे है। आप ये 0.8 पिकोफेरेड का लोड है और यहाँ पे 1.3 पिकोफेरेड का लोड है। ठीक है, डिस्टेंस आप देखिए ज्यादा डिफरेंस नहीं, यहाँ पे 3 mm है और 3.1 mm है, मात्र 0.1 mm का डिफरेंस है, ओनली 0.1 mm। but the other wire is carrying the load of the 1.3 picofarad and this wire is carrying the load of the 0.8 picofarad. The systematic clock skew is the portion that exists even under nominal conditions. This component can be predicted by simulation. By adjusting the size of one of the gators, the systematic skew between clock 1 and clock 2 could be driven to 0. तो ये है clock 1 और ये है clock 2। सिस्टमेटिक क्लॉक जो है वो नॉमिनल केस में भी एग्जिस्ट कर सकता है, और जब हम इस तरीके के सिस्टमेटिक क्लॉक को जब ऑब्जर्व करते हैं सिमुलेशन के समय, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक गेट की साइज को एडजस्ट करके उस क्लॉक को क्या कर सकते हैं हम सेट करने की, या दोनों क्लॉक्स के बीच में कहना चाहिए कॉम्प्रोमाइज करवा देंगे या उसके बीच में सिंक्रोनाइजेशन एस्टेब्लिश कर देंगे, ताकि जो है वो डिले आपको या वो स्क्यू ना मिले। However, some systematic skew will always exist between clock 2 and clock 3। ये clock 2 है और ये clock 3 है, इसके बीच में हो सकता है हमेशा ही skew रहे। क्यों? क्योंकि flight time along the wire after the gator, because of the flight time along the wire after the gator। अब गेट के बाद ये फ्लाइट टाइम इसका अलग होगा और इसका अलग होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 3.1 mm का डिस्टेंस कवर कर रहा है, प्लस फिर ये आ गया 3.1 mm प्लस 0.5 mm। तो ये जो टाइम है क्लॉक को यहाँ पे फ्लाई करने का, फ्लाइट मतलब टाइम मतलब उसको ट्रेवल करने का, तो ये ट्रेवल करने का टाइम और इसके ट्रेवल करने के टाइम में ऑब्वियसली डिफरेंस है, तो वहां पे आपको ये चीजें ऑब्जर्व करने को मिलेंगी या देखने को मिलेंगी। ठीक है, the random component of skew is caused by manufacturing variations that could affect the wire width, thickness or spacing and the transistor channel length, threshold voltage or the oxide thickness। तो रैंडम कंपोनेंट जो है जो स्क्यू में होते हैं वो बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं, वायर की विड्थ पे, थिकनेस पे, स्पेसिंग पे, ट्रांजिस्टर के चैनल लेंथ पे, थ्रेशोल्ड वोल्टेज पे, ऑक्साइड थिकनेस पे, इस सब पे डिपेंड करते हैं वो क्लॉक। These cause unpredictable changes in resistance, capacitance and transistor current, introducing additional skew. In principle, the actual random skew could be measured during chip test or on startup, and adjustable delay elements could be calibrated to compensate for the random skew। ठीक है, तो इस तरीके के रैंडम स्क्यू को चिप टेस्ट के समय पे या स्टार्टअप पे ही जो है कहना चाहिए मेजर करने की कोशिश करते हैं, जिससे जो है वो एडिशनल डिले एलिमेंट जो है उसको कैलिब्रेट किया जा सके, जिससे हम क्या कर सकें, इस रैंडम स्क्यू को कंपनसेट कर सकें। ड्रिफ्ट, नेक्स्ट है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट इज कॉज्ड बाय टाइम डिपेंडेंट एनवायरमेंटल वेरिएशंस that occur relatively slowly. For example, after the chip turns on, it will heat up. The temperature affects gate and wire delay differently. Also, a temperature gradient across the chip leads to skew. Drift can also be nulled out with adjustable delay elements. Unlike random skew, compensating for drift must take place periodically rather than just once at startup. The frequency of calibration depends on the thermal time constant of the chip. तो ड्रिफ्ट किसकी वजह से होता है, ये टाइम डिपेंडेंट एनवायरमेंटल वेरिएशन, जनरली टेम्परेचर चेंज की वजह से, कंपोनेंट के हीट होने की वजह से ये जो है पर्टिकुलर फिनोमिना देखने को मिलता है, जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे ड्रिफ्ट, जो कि एज अ क्लॉक स्क्यू यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। और ये जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो होगा ही होगा किसी भी चिप के अंदर, तो इसकी वजह से जो स्क्यू आता है, जो डिले आता है, जो मिसमैच होता है, जो असिंक्रोनाइजेशन होता है, उसको हम ड्रिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग डिले एलिमेंट कुछ इंट्रोड्यूस करके
कॉम्पनसेट करने की कोशिश करते हैं, उसको बीच उन उन दोनों के बीच में जो भी स्क्यू आ रहा है उन दो पैरामीटर्स के बीच में उसको कहना चाहिए उस ट्रेड ऑफ को दूर करने की कोशिश करते हैं, उनके बीच में ऐसा कॉम्प्रोमाइज एस्टेब्लिश करते हैं कि ये ड्रिफ्ट इंट्रोड्यूस ना हो। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इसके कैलकुलेशन की, वो जो है वो डिपेंड करती है कि कितना थर्मल टाइम कांस्टेंट है आपके चिप का, है ना, मतलब कितना टेम्परेचर वो बियर करता है, कितने समय के बाद वो हीट होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसकी स्ट्रेटेजी बनाएंगे इसको रिड्यूस करने की। ठीक है, नाउ द अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज रैंडम। जब हम लोग स्क्यू की बात कर रहे थे तो हमने लिखा है कि ये देखें यहाँ पे ये चिप टेस्ट के दौरान या फिर स्टार्टअप में आप उसको रिड्यूस करके उसके जो भी स्ट्रेटेजी आपने लगाई और वो रिड्यूस हुआ, बट ऐसा इसमें नहीं है, इसमें हमको पीरियोडिकली ये काम करना पड़ता है ड्रिफ्ट को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, जिटर जो है, जिटर इज कॉज्ड बाय हाई फ्रीक्वेंसी एनवायरमेंटल वेरिएशंस particularly power supply noise. This noise leads to delay variations in the clock buffers and gaiters in both time and space. Jitter is particularly insidious because it occurs too rapidly for compensation circuits to be able to counter it. ठीक है, तो इसका बोलने का ये मतलब है कि आपने पावर सप्लाई लगाई है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल या हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट आप यूज कर रहे हैं, तो उस पावर सप्लाई की वजह से, उस पावर सप्लाई में वेरिएशन की वजह से, उसमें नॉइस की वजह से जो डिले इंट्रोड्यूस होता है क्लॉक बफर्स में, गेटर्स में, इन बोथ इन टाइम एंड स्पेस, उसको ही हम बोलते हैं जिटर। और जिटर जो है वो ज्यादा कहना चाहिए इंसीडियस है, वो ज्यादा ही कहना चाहिए आपके लिए केयर करने वाली बात है। क्यों? क्योंकि ये बहुत जल्दी ऑकर होता है, रैपिडली ऑकर होता है, शॉर्ट इंटरवल्स में ऑकर होता है, और इसके लिए आप उसको जब कॉम्पनसेशन सर्किट्स डिजाइन करेंगे तो उसको उस तरीके से उतनी एफिशिएंसी डिजाइन करना पड़ेगा जिससे वो उसको काउंटर कर सके, क्योंकि उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है उसके ऑकरिंग की, ऑकरेंस की, कि उसको काउंटर कर पाना मुश्किल होता है, उसके लिए कॉम्पनसेशन सर्किट बनाना मुश्किल होता है। ठीक है, some engineers do not report jitter as a part of the skew. In such a case they must include both jitter and skew in the setup and hold time budget. तो कुछ लोग जब क्योंकि जिटर जो है बहुत फ्रिक्वेंटली आ जाता है, इसलिए कुछ लोग उसको स्क्यू में रिपोर्ट नहीं करते हैं, बट वो स्क्यू का ही पार्ट है, और उस केस में उनको क्या करना चाहिए, जिटर और स्क्यू दोनों को ही अपने सेटअप एंड होल्ड टाइम बजट में इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ऐसा ऑथर सजेशन देगा। ठीक है, तो ये हो गया सारी बातें क्लॉक के बारे में, क्लॉक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, और कहना चाहिए कि कितने टाइप्स के उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई स्क्यूज हो सकते हैं, उसके बारे में सारी बात होगी। ठीक है, ये क्लॉक सिस्टम का एक आर्किटेक्चर है, छोटा सा बस वो डिस्कस कर लेते हैं। ये है 13.21 क्लॉक सब सिस्टम। ये टिपिकल क्लॉक सब सिस्टम का ओवरव्यू है। द चिप रिसीव्स एन एक्सटर्नल क्लॉक सिग्नल थ्रू द आईओ पैड्स। द क्लॉक जनरेशन यूनिट में इंक्लूड अ फेस लॉक लूप और डिलेड लॉक लूप। पीएलएल से या डीएलएल से ये कर रहे हैं टू एडजस्ट द फ्रीक्वेंसी और फेस ऑफ द ग्लोबल क्लॉक। ठीक है, दिस ग्लोबल क्लॉक इज देन डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द चिप टू पॉइंट्स near all of the clocked elements. The clock distribution network must be carefully designed to minimize clock skew. Local clock gators receive this global clock and drive the physical clock signals along short wires to small groups of clocked elements. ठीक है, तो बहुत सारे क्लॉक सिस्टम होते हैं जिसमें से पीएलएल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट पीएलएल के बारे में भी आप लोगों ने पहले कंट्रोल सिस्टम में पढ़ा होगा, फेस लॉक लूप के बारे में, है ना, तो हम उसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो अलग ही पार्ट हो जाता है फिर। बस आप इतना ध्यान रखिए कि इनपुट फ्रीक्वेंसी, ये आपका, थोड़ा सा मैं आपको इसको समझा देता हूँ। ये आपका इनपुट क्लॉक है, ये आपका पीडी है जिसको हम लोग पीएफडी भी बोलते हैं, फेस फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर। ये आपका लो पास फिल्टर है, ये ऑसिलेटर है, और ये बफर है। होता क्या है, फेस और फ्रीक्वेंसी के बीच में डिफरेंस को डिटरमाइन करने के लिए ये जो पर्टिकुलर ब्लॉक है वो यूज होता है। जो भी चीजें आती है फेस फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग एक कंट्रोल सिग्नल जनरेट होता है, क्या कहना चाहिए, एक आउटपुट सिग्नल जनरेट होता है जो आपके लो पास फिल्टर को क्या करता है, ड्राइव करता है। और लो पास फिल्टर क्या करता है, जो भी सिग्नल वहां से जनरेट हुआ उसमें जो भी नॉइस है उसको रिड्यूस करता है, रिमूव करता है, कहना चाहिए उसकी फिल्टरिंग करता है। ठीक है,
उसके बाद ये ऑसिलेटर के थ्रू, अब ये ऑसिलेटर को कौन ड्राइव कर रहा है, लो पास फिल्टर का जो सिग्नल है वो ड्राइव कर रहा है। तो ऑसिलेटर ऑसिलेट करता है और क्लॉक जो है वो जनरेट होता है फिर से। तो ये जो क्लॉक है वो फिर से कंपेयर होता है किसके साथ, इनपुट क्लॉक के साथ कंपेयर होता है। तो इनपुट क्लॉक और ये जो फीडबैक क्लॉक है, ये यहाँ से फीडबैक आ रहा है जो आउटपुट क्लॉक से, ये इनपुट क्लॉक और आउटपुट क्लॉक के बीच में फीडबैक जो है वो कंपेयर होता है। कंपेयर होने के बाद फिर प्लस माइनस जो भी हुआ, फिर वो सिग्नल पास हुआ, फिर वो ऑसिलेट किया, और इस तरीके से ये जो है चलता रहता है। इसलिए इसको बोलते हैं लूप, फेस लॉक्ड लूप, क्योंकि फेस की लॉकिंग होती है यहाँ पे, फेस एंड फ्रीक्वेंसी की, इसलिए फेस लॉक लूप है। ठीक है। तो आप कह सकते हैं अब अगर आप इसमें इसने इसमें आपने अगर डिले डाल दिया, डिले कंट्रोल कर दिया, तो डिलेड लॉक लूप हो जाएगा, और कुछ नहीं। ठीक है। सो इस तरीके से ये काम करता है, और ज्यादा इसके बारे में डिटेल में जाना नहीं है अभी इस पर्टिकुलर उसमें। अगर आपको कोई पूछता है फेज लॉग लूप के बारे में, तो आप दो ब्लॉक डायग्राम बना के ही उसको उतने पार्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं, अदरवाइज दैट इज गुड इनफ। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। हम लोगों ने क्लॉक सिस्टम को डिटेल में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि अगर कुछ और टॉपिक बच गए होंगे फर्स्ट यूनिट में, तो हम लोग को डिस्कस करेंगे, अदरवाइज वी विल मूव टू द सेकंड यूनिट ऑफ योर सिलेबस। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस लेक्चर।